नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। दिन भर आप सैकड़ों खबरें देखते हैं, उनसे रूबरू होते हैं और इनमें से कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो दिन भर की सुर्खियां भी बनती हैं। और इन्हीं गर्मा गर्म खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। एक खास शो खबर गर्म में है। तो इजराइल में लगातार जंग जारी है। हमास पर अब ताबड़तोड़ हमले इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं। यह रिपोर्ट देखिए और ताजा हालात देखिए। आतंकी संगठन हमास और इजराइल के बीच संघर्ष शुरू हुए 6 दिन हो चुके हैं। अब तक दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर हमले जारी हैं। इनमें 2400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जहां इजराइल में हमास के हमले से 1200 लोग मारे गए हैं, वहीं गाजा पट्टी में इजरायली वायुसेना की गोलीबारी में 1200 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। मृतकों की बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। हमास के बर्बर आतंकी हमले के बाद इजरायली नेतृत्व उसे छोड़ने के मूड में नहीं है। इजरायल ने हमास पर हर तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। गाजा पट्टी का बाहरी दुनिया से संपर्क लगभग कट चुका है। वहीं इजरायली सेना हमास के ठिकानों पर काल बनकर टूट पड़ी है। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने कहा कि उनकी सेना हमास का नामो निशान मिटा देगी। इजरायल में जंग शुरू होने के बाद से कई विदेशी नागरिकों की भी मौत हो चुकी है, तो वहीं सभी देश अपने नागरिकों को बचाने की कोशिश में जुट गए हैं। भारत सरकार भी अपने नागरिकों को बचाने की जुगत में लग गई है। भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया। तो ताजा हालात समझिए। हमास इजराइल जंग के कारण मध्य एशिया में हालात चिंताजनक बने हुए हैं। पूरी दुनिया इसे लेकर दो धड़ों में बंट गई है। गाजा पट्टी और इजराइल दोनों ही जगह जगह पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर लाशों के ढेर लगे हुए हैं। हमास के आतंकियों ने सैकड़ों इजरायली लोगों का अपहरण कर लिया है। अब देखना होगा कि मिडिल ईस्ट में यह मानवीय संकट कब तक खत्म होता है। अगली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे से जुड़ी हुई है, जहां पर आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि कैलाश के भी दर्शन किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर रहे। सबसे पहले पीएम मोदी ने पिथौरागढ़ में पार्वती कुंड और आदि कैलाश के दर्शन किए। पार्वती कुंड में पीएम मोदी ने पूजा की। इस दौरान पीएम मोदी खास वस्त्र पहने नजर आए। इसके बाद पीएम मोदी ने गुंजी गांव का दौरा किया। पीएम मोदी ने गुंजी गांव में लोगों से मिलने के बाद भारतीय सेना, आईटीबीपी और बीआरओ कर्मियों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से चीन सीमा पर तैनात सेना के जवानों के साथ ही सीमा पर बसे गांवों में भी गजब का उत्साह देखने को मिला। मोदी आदि कैलाश की यात्रा करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। इसी के साथ पीएम मोदी ने पिथौरागढ़ में एक जनसभा को भी संबोधित किया। अभी यहाँ 4000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। एक ही कार्यक्रम में 4000 करोड़ रुपए। मेरे उत्तराखंड के भाई बहन, आप कल्पना कर सकते हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने 4200 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। अब यह खबर गर्म क्यों है, इसके पीछे की कहानी समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीमावर्ती क्षेत्रों को लेकर इस तरह संवेदनशील होने से जहां एक तरफ चीन को कड़ा संदेश जाता है, तो वहीं विकास कार्यों में सुदूर के जो क्षेत्र हैं उनमें भारी परेशानियां आती हैं। और इस बीच वहां के जो लोग हैं उनको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचते हैं तो कुछ ना कुछ आश्वासन देते हैं और उनका भी आसान जो जीवन है वो अब धीरे धीरे होता जा रहा है।
वहीं दिल्ली हाईकोर्ट की अगर बात की जाए तो बाटला हाउस से जुड़े एक मामले को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया गया है। यह बड़ा फैसला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। बाटला हाउस एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा की हत्या के आरोपी आरिज खान को अब फांसी नहीं होगी। निचली अदालत ने मार्च 2021 में फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने उम्र कैद में बदल दिया है। बाटला हाउस मुठभेड़ मामले में दोषी करार दिए गए आतंकी आरिज खान को दी गई मौत की सजा की पुष्टि पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। वहीं अदालत ने निचली अदालत के द्वारा दोषी करार देने के निर्णय को बरकरार रखा है। साकेत कोर्ट ने 8 मार्च को 2021 को आरिज खान को दोषी ठहराया था और 15 मार्च 2021 को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। बता दें कि दिल्ली में सिलसिलेवार बम विस्फोट के कुछ दिन बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बाटला हाउस में आतंकियों से मुठभेड़ हुई थी और इसमें 19 सितंबर 2008 को शहीद हुए थे। तो राहत जरूर मिल गई हो, लेकिन कानून के शिकंजे से कोई भी गुनहगार बच नहीं सकता। जो भी अपराधी होगा उसे उसके अपराध की सजा जरूर मिलेगी। बाटला हाउस के इस गुनहगार की सजा को फांसी से हटाकर उम्र कैद भले ही कर दिया गया हो, लेकिन अब जेल की सलाखें इस आतंकी से इसके गुनाह का एक एक हिसाब लेगी। और अगली गर्म खबर से भी आपको रूबरू करवा देते हैं। आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को मानहानि केस में एक बड़ा झटका लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर गुजरात विश्वविद्यालय के द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और नेता संजय सिंह को झटका लगा है। गुजरात हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट अदालत के द्वारा आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को जारी किए गए समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मानहानि मामले में सुनवाई कर रही अहमदाबाद की मजिस्ट्रेट अदालत ने आम आदमी पार्टी नेताओं को समन जारी किया था और मामले की सुनवाई 14 अक्टूबर को होनी है। इससे पहले ही आप की ओर से न्यायमूर्ति दोषी के सामने उस सुनवाई से पहले कम से कम अंतरिम राहत देने का आग्रह किया था, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। जब आप नेताओं की ओर से व्यक्तिगत रूप से पेश हुए वकील ओम कोटवाल ने अदालत से उनके स्थगन आवेदन पर विचार करने का आग्रह किया, जिसे वे निचली अदालत की कार्रवाई के खिलाफ 14 अक्टूबर को दायर करना चाहते हैं, तो न्यायमूर्ति दोषी ने ऐसे आवेदन पर विचार करने से इनकार कर दिया। तो अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के समन पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद अब मानहानि केस में दोनों की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। हालांकि इस मामले में इनको क्या सजा मिलती है या कितना जुर्माना लगता है, ये तो कोर्ट के फैसले के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए अरविंद केजरीवाल के लिए ये कोई राहत भरी खबर नहीं है। और हरियाणा की अगर बात की जाए तो यहां पर लगातार बैक टू बैक दिग्गजों के दौरे देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि अमित शाह अभी हरियाणा के दौरे से गए हैं। तो आज की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हरियाणा के दौरे पर पहुंचे। संघ प्रमुख मोहन भागवत हरियाणा दौरे पर रहे। उन्होंने यहां हिसार के नारनौदा क्षेत्र के खांडाखेड़ी गांव में स्वर्गीय चौधरी मित्रसेन आर्य की स्मृति में बनाए गए भारत मित्र स्तंभ का लोकार्पण किया। इस मौके पर योग गुरु स्वामी रामदेव भी मौजूद रहे। कितने विचार पूर्वक यहाँ का ये स्तंभ खड़ा हुआ है, ये स्तंभ देखने पर ही पता चलता है। सृष्टि उत्पत्ति से आज तक इसमें हम कौन है इसका परिचय मिलता है। वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रोहतक के अस्थल बोहर मठ में एक धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत की। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी इस दौरान उपस्थित रहे। यहां कार्यक्रम में जनरल वीके सिंह, पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली समेत अन्य स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। जी रही है और उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक आदमी भारत पूरी मजबूती के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। इसके पीछे गांव-गांव में बसे हुए, गांव-गांव में जन जागरण के अभियान के साथ जुड़े हुए
परम पूज्य संत तो ये कार्यक्रम भले ही धार्मिक जरूर थे, लेकिन इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजनों से एक तरफ जहां सनातन संस्कृति को प्राणवायु मिलती है, तो वहीं दूसरी तरफ संत समाज का मार्गदर्शन भी लोगों को मिलता रहता है, राजनेताओं को मिलता रहता है। और अब बात करते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की, जो कि लगातार चंडीगढ़ में होते हैं तो बैक टू बैक बैठकों में ही व्यस्त रहते हैं। और इसी तरह की एक और बैठक हुई जो काफी महत्वपूर्ण रही। यूएलबी विभाग के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंथन किया है। बुधवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में शहरी स्थानीय निकाय विभाग की बैठक की। इस बैठक में सभी नगर निगमों के मेयर और अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान शहरी स्थानीय निकाय विभाग से संबंधित मामलों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में नगरीय सुविधाओं को और बेहतर बनाने तथा आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ सुसज्जित करने को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी लोग सदैव संकल्पित रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हरियाणा निवास चंडीगढ़ में शहरी स्थानीय निकाय विभाग के साथ बैठक में सभी नगर निगमों के मेयर से वार्ता कर विकास कार्यों और आगामी कार्य योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। इस बैठक में स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता के अलावा तमाम मेयर और डिप्टी मेयर भी मौजूद रहे। तो ये खबर गर्म और बड़ी इसलिए है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार बैठकें करते रहते हैं अलग अलग विभाग के साथ। सीएम हर विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक लेते हैं और अधिकारियों और मंत्रियों से चर्चा करते हैं। प्रदेश की सरकारी मशीनरी के सुपर एक्टिव रहने का ये एक बड़ा कारण है और इसीलिए हरियाणा लगातार विकास की ओर अग्रसर नजर आ रहा है। और बिहार से एक दर्दनाक खबर सामने आई। आपको बता दें कि एक बार फिर से एक ट्रेन हादसा हुआ जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। बिहार के बक्सर में रघुनाथपुर स्टेशन पर 11 अक्टूबर की रात एक भीषण ट्रेन हादसा हो गया। ये ट्रेन आनंद विहार से आ रही थी। हादसे के दौरान आनंद विहार कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की 21 बोगियां बेपटरी हो गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं 100 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। पीएम मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी हादसे पर शोक व्यक्त किया है। बिहार सरकार ने हादसे में मरने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। जैसे ही पता चला है, रात में सब लोगों ने वहाँ पर काम किया है। हम सब लोगों को मदद करने वाले हैं। आप जान लीजिए, हम सबको उसके परिवार को 4-4 लाख देंगे और जितने भी इंजर्ड हैं उन सब लोगों के लिए भी हम लोग 50,000 रुपया देने वाले हैं। अब बहुत दुखद है उसके लिए जितना भी काम हुआ ना कि तो उनका घापन है। रेल का मामला है, लेकिन फिर भी जैसे ही पता चला है रात में सारे अधिकारी जगह रहे, हमको भी सूचना दे दिया था। एक तरफ जहां घायलों का इलाज चल रहा है, वहीं स्थानीय पुलिस प्रशासन के साथ साथ रेल विभाग भी राहत और बचाव कार्य में जुटा है। हादसे के बाद रेलवे यातायात भी प्रभावित हुआ है। वहीं कई ट्रेनों के रूट तो आए दिन होते रेल हादसे हमारे देश के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुके हैं। एक हादसे से उभरने से पहले देश के किसी अन्य हिस्से में रेल हादसे का शिकार हो जाती है। तकनीक की मदद से रेल मंत्रालय को इसका समाधान हर हालत में खोजना ही होगा। और हरियाणा में इन दिनों एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है और खास तौर पर भ्रष्टाचारी जो अधिकारी हैं उन पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। एक और भ्रष्टाचारी आईएएस अधिकारी पर शिकंजा कसा है एंटी करप्शन ब्यूरो का। आईएएस विजय दहिया के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने हरियाणा में एक और आईएएस जयवीर आर्य को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया है।
हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के एमडी जयवीर आर्य को पोस्टिंग दिलाने के नाम पर 3 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 अधिकारी मौके से फरार हो गए। देर रात पंचकुला स्थित एसीबी थाने में आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया। इन्हें अदालत में पेश किया गया। एसीबी ने चैन बताते हुए बुधवार शाम तक एक एक करके 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि हाउसिंग कॉर्पोरेशन के 2 अन्य अधिकारियों के फरार होने की सूचना है। गिरफ्तार आरोपियों में आईएएस जयवीर आर्य के स्टाफ का सदस्य और दलाल हैं। एसीबी की करनाल यूनिट के एक अधिकारी ने आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। तो आईएएस विजय दहिया का नाम आपने सुना होगा, हरियाणा में काफी चर्चित है। हाल ही में एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से इन्हें भी गिरफ्तार किया गया था और अब एक नया मामला सामने आ गया, जिसमें आपको बता दें कि एक और आईएएस अधिकारी घूस लेते हुए पकड़ा गया। 3 लाख रुपए की घूस लेते हुए इसे पकड़ा गया है और अब देखना है कि एंटी करप्शन ब्यूरो इससे बातचीत करती है, पूछताछ करती है, तो इसके तार कहां तक जुड़े हुए हैं, क्या इसने पहले कभी रिश्वत ली, इन तमाम चीजों को लेकर इससे पूछताछ की जाएगी। तो त्योहारों का समय है और यह खबर आपको सावधान करने के लिए इस स्पेशल शो में लगाई गई है, क्योंकि मिठाइयां बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं त्योहार के समय पर, और अगर इन मिठाइयों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो यह खबर आप देख लीजिए। गुरुग्राम में त्योहार के सीजन के चलते शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित मिठाइयों की दुकानों में नकली और मिलावटी मावे से मिठाइयां बनाई जा रही हैं। त्योहारी सीजन के चलते फूड सेफ्टी विभाग और सीएम फ्लाइंग की टीमों ने कई मिठाइयों की दुकान पर रेड की। यहाँ दुकानों से टीम ने सैंपल लिए। पूरे गुड़गांव में पनीर की दुकानें, मिठाई की दुकानें और आटे की दुकानों में सैंपलिंग की। जहाँ जहाँ हमें कमी मिली वहाँ पे हमने सैंपलिंग की। जहाँ जहाँ इंस्पेक्शन की जरूरत पड़ी इंस्पेक्शन की। हमने आज टोटल 15 सैंपल लिए। वहीं दीपावली रोशनी और उमंग का त्योहार है। इसमें घर घर में कई प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। दीपावली पर्व के दौरान मावे की मांग क्षेत्र में बढ़ जाती है। इसी मांग को देखते हुए अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए मिलावटखोरों के द्वारा बड़ी मात्रा में नकली और अमानक मावे की सप्लाई भी धड़ल्ले से की जाती है। इस बार भी त्योहार के नजदीक आते ही शहर में मावे की सप्लाई बढ़ गई है। गुरुग्राम में त्योहार के तो अब इस खबर के पीछे की कहानी को आप समझिए। त्योहार के दौरान सिर्फ नकली मावे और मिठाइयों की ही समस्या नहीं है, बल्कि मिठाइयां और तरह तरह के पकवान बनाने के लिए हानिकारक रंगों और कई प्रकार के केमिकल का भी इस्तेमाल खुलेआम किया जा रहा है। खाद्य सामग्रियों को आकर्षक बनाने के लिए इस तरह के केमिकल का उपयोग किया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, जहरीला है। ऐसे में बेहतर है कि अगर आप भी मिठाइयां लेने जा रहे हैं तो जरा सावधानी बरतें। और एक बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं। इस बड़ी खबर की आपको बता दें कि करनाल से ये बड़ी खबर, और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना बयान जो है एक बार फिर से दोहराया है। अलग अलग समाज से 4 डेप्यूटी सीएम होंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से ये फिर से कहा गया है। सीएम पद को लेकर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से बयान सामने आया है। इच्छा हर व्यक्ति की होती है और सीएम जो है उसका नाम तय करेंगे पार्टी और पार्टी के विधायक। तो ये नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से अपने बयान को दोहराया गया, और साथ ही उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि सीएम पद को लेकर तो पार्टी और साथ ही विधायक तय करेंगे कि कौन बनेगा, इच्छा हर व्यक्ति की होती है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने बयान को दोहराया है। अभी हाल ही में उन्होंने कहा था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 2019 में भी उन्होंने ये बात कही थी और ये बात फिर से कही है, तो 4 डेप्यूटी सीएम बनाए जाएंगे, अलग अलग वर्ग के होंगे वो। तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से ये बयान सामने आया है और इस बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार निशाना साध रही है भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर से ये बात कही है कि अलग अलग समाज से 4 डेप्यूटी सीएम बनाएंगे, और सीएम पद को लेकर उन्होंने कहा कि इच्छा हर व्यक्ति की होती है, लेकिन यह तय करना कि सीएम कौन बनेगा ये पार्टी का काम है और विधायक ये तय करेंगे। तो आज अलग अलग अनाज मंडियों का दौरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से किया गया। उन्होंने आढ़तियों और किसानों की समस्याओं को सुना। तो घरौंडा, इसके अलावा आपको बता दें पानीपत और करनाल जब पहुंचे तो उनसे इस
सवाल को पूछा गया तो उन्होंने फिर से अपनी बात को दोहराया है। उन्होंने कहा है कि 2019 की अगर बात की जाए तो तब भी पार्टी का यह फैसला था कि 4 डेप्यूटी सीएम बनाए जाएंगे और अब भी वो उसी बात को दोहरा रहे हैं कि अलग अलग वर्ग से 4 मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से उन्होंने कहा है कि डेप्यूटी सीएम 4 यानी उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। और एक हैरान करने वाली खबर सामने आई फरीदाबाद से। यहां पर 2 इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी जो थे वो बदमाश बन गए और ये बदमाश क्यों बने, इसके पीछे की पूरी कहानी इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। पुलिस की गिरफ्त में दिख रहे ये 4 लोगों में से 2 आरोपी कभी अपनी किक से विरोधी खिलाड़ियों के पसीने छुड़ा देते थे, लेकिन आज ये अव्वल दर्जे के अपराधी बन चुके हैं। दरअसल फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने 4 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने बीते जुलाई के महीने में 307 की वारदात को अंजाम दिया था। ये चारों आरोपी फरीदाबाद के रहने वाले हैं, जिनमें 3 आरोपी मुजेड़ी और 1 आरोपी नीम का गांव का रहने वाला है। मुजेड़ी के तीनों आरोपियों में से 2 आरोपी नेशनल और इंटरनेशनल ताइक्वांडो और किक बॉक्सिंग के खिलाड़ी रह चुके हैं। तो 4 मुलजिम हैं जो आरोपी हैं, उनको हमने गिरफ्तार किया है, जिसमें सोनू मुजेड़ी का रहने वाला है। इसके खिलाफ पहले से 13 मुकदमे दर्ज हैं और ये 5000 का इनामी भी है। इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा, जैसा कि पूछताछ में आया, उन्होंने बताया कि ये ताइक्वांडो का प्लेयर है और ये इंटरनेशनल लेवल पर नेपाल में 2008 में इसको सिल्वर मेडल भी मिला था। इनके कब्जे से पुलिस ने 5 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 1 राइफल और करीब 1 दर्जन जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। वहीं डीसीपी ने यह भी बताया कि इन चारों आरोपियों पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं, जिनके चलते इनमें से कई आरोपियों पर इनाम भी रखा गया था। फिलहाल पुलिस के द्वारा इन आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जा रहा। तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अच्छा खासा करियर बनाने की दिशा में चल रहे युवा या फिर कोई व्यक्ति किसी ना किसी वजह से जुर्म का रास्ता अपना लेता है और फिर उनकी जगह सलाखों के पीछे ही होती है। इस गिरोह के कुछ और भी सदस्य हो सकते हैं जिन पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। साथ ही हथियार लाने और ले जाने के मामले पर भी पुलिस की तरफ से पूछताछ की जाएगी कि आखिर ये लोग हथियार कहां से लाते थे और कहां ले जाते थे। और अब बात क्रिकेट के महाकुंभ की। रोहित शर्मा भारतीय टीम के कप्तान, जिन्होंने एक ऐसी पारी खेली है जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए। इस जीत के हीरो कप्तान रोहित शर्मा रहे। रोहित ने 131 रन बनाकर मैच में कुल 8 रिकॉर्ड तोड़े। रोहित ने 63 बॉल पर शतक लगाया। वह वर्ल्ड कप में भारत की ओर से सबसे तेज सेंचुरी लगाने वाले प्लेयर बने। ये उनका वर्ल्ड कप में 7वां शतक भी रहा। इसी के साथ रोहित सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप सेंचुरी लगाने वाले प्लेयर भी बने। रोहित ने वनडे वर्ल्ड कप में 1000 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया। इसके लिए उन्होंने महज 19 पारियां ली। उन्होंने वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने के रिकॉर्ड की बराबरी की। रोहित से पहले ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर ने भी 19 पारियों में ही 1000 रन पूरे किए थे। रोहित वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भारतीय बने। उन्होंने सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 20 पारियों में 1000 वर्ल्ड कप रन पूरे किए थे। रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ पारी में 5 छक्के लगाए। इसी के साथ वह वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए। साथ ही रोहित शर्मा अफगानिस्तान के खिलाफ पारी में 3रा छक्का लगाते ही इंटरनेशनल क्रिकेट के सिक्सर किंग बन गए। उनके नाम अब तीनों फॉर्मेट मिलाकर सबसे ज्यादा 556 हो गए हैं। उनके नाम अब तीनों फॉर्मेट में मिलाकर सबसे ज्यादा 556 छक्के हो गए हैं। रोहित ने वेस्टइंडीज के क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा, जिनके नाम 483 मैचों में 553 छक्के हैं।
इस रिकॉर्ड में पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी तीसरे नंबर पर हैं। उनके नाम 776 छक्के हैं। भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने 84 बॉल पर 131 रन की पारी खेली। वह वर्ल्ड कप में सेंचुरी लगाने वाले सबसे उम्रदराज कप्तान बने। इसके अलावा रोहित ने अफगानिस्तान के खिलाफ महज 63 गेंद पर शतक लगा दिया। इसी के साथ वह वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बने। रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप में अपना 7वां शतक लगाया। इसी के साथ उनके नाम वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक हो गए। रोहित ने सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा। वर्ल्ड कप में टारगेट चेज करते हुए रोहित शर्मा ने 4था शतक लगाया। इनमें से 3 बार टीम को जीत मिली। इसी के साथ सफलतापूर्वक टारगेट का पीछा करने में उनके सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप शतक। तो रोहित शर्मा की ये पारी तूफानी और गर्मा गर्म रही। इस मैच में रोहित शर्मा ने कुल 8 रिकॉर्ड तोड़े। विश्व कप में रोहित शर्मा सबसे तेज सेंचुरी लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने और विश्व कप में सबसे ज्यादा 7 शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए। रोहित शर्मा ने वनडे वर्ल्ड कप में 1000 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया। रोहित से पहले ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर ने भी 19 पारियों में ही 1000 रन पूरे किए थे। रोहित वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भारतीय भी बन गए हैं। रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ पारी में 5 छक्के लगाए और इसी के साथ वो वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल तौर पर देखा जाए तो वो क्रिकेट के सिक्सर किंग बन चुके हैं। उनके नाम अब तीनों फॉर्मेट मिलाकर सबसे ज्यादा 556 सिक्स हो गए हैं। रोहित शर्मा ने वेस्टइंडीज के क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो ये वो तमाम खबरें रहीं जो दिन भर की सुर्खियां बनी। इनको डिटेल में हमने आपको बताया। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।